हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप सबको। आपने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया है मेरी सिस्टम डिज़ाइन सीरीज़ के लिए। मेरे पास बहुत सारी वीडियोस हैं इन पाइपलाइन, धीरे धीरे मैं बनाऊंगी। एक रिक्वेस्ट थी, देयर वाज अ रिक्वेस्ट दैट आई शुड मेक ऑल दीज वीडियोज़ इन इंग्लिश। आई एम ट्राइंग टू मेक दैट ऑल्सो, so please wait. If you are someone who doesn't understand Hindi and you are watching it, I will be releasing the English version of this video also. Okay, so let's start. अभी तक हमने 2 वीडियोस की थी जिसमें हमने ये देखा था कि सिस्टम डिज़ाइन की प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं, हमने उनको डिस्कस किया था डिटेल में, और ये अब हमारी इस प्रॉब्लम की लास्ट वीडियो होगी। जैसे मैंने आपको कहा था, इंटरव्यूअर कितने भी डेप्थ में जा सकते हैं, तो ये इंटरव्यूअर और आपके बीच में डिस्कशन पे डिपेंड करेगा कि कहाँ पे आपको एक डिस्कशन लेके जाना है। एक और डिफरेंस आता है आपके एक्सपीरियंस में। अगर आप एक सीनियर डेव हैं, एक आर्किटेक्ट हैं, या अगर आप एक जूनियर हैं, तो जो डिस्कशंस होंगे उनकी डेप्थ चेंज हो जाएगी और कुछ टॉपिक्स भी चेंज हो जाएंगे। एग्जाम्पल, जैसे कि अभी मैं ये हमारे डिवाइसेस, एक मिनट थोड़ा सा मैं इस बोर्ड को ऑर्गेनाइज कर लूँ। तो हमारे ये रिक्वायरमेंट्स थी। ओके, फिर हमने क्या किया था, हमने ये कंपोनेंट्स का स्ट्रक्चर दिया था, हमने ये अपना प्रोजेक्ट्स का दिया था, एपीआई, डेटा मॉडलिंग, बस इतना था। हमने फिर 2 ऑप्शंस दिए थे, मॉड्यूल फेडरेशन, पैकेजेस। हमने सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर का दिया था, और हमने लैंग्वेज चेंज का दिया था। और ये हमारे, मैंने आपको बताया था कि ये भी कुछ टॉपिक डिस्कशंस के हो सकते हैं। अगर आप जूनियर डेवलपर हैं, तो आप पे जो सबसे ज़्यादा डिस्कशन होगा वो इन 2 एरियाज़ में होगा कि आपका ये जो कंपोनेंट्स हैं आप कैसे ब्रेक करोगे, कैसे आपका स्ट्रक्चर दिखेगा, कैसे डेटा कम्युनिकेशन होगा, कंपोनेंट्स के बीच में अगर स्टेट मैनेजमेंट करनी होगी तो कैसे होगा, अगर बैक एंड फ्रंट एंड कम्युनिकेशन होना है तो वो कैसे होगा। तो अगर आप एक जूनियर डेवलपर हैं तो ये आपका बहुत ज़्यादा फोकस होगा। उसके साथ जो फोकस होगा वो ये होगा कि आपको क्या परफॉर्मेंस समझ में आती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक हाईलाइट किया था कि अगर आप लॉगिन, रजिस्ट्रेशन और एड्स को एज अ पैकेज लेते हैं अपनी दूसरी टीम से, तो वहाँ पे क्या होगा, वो पैकेजेस आपके बंडल साइज़ के अंदर, बंडलर के अंदर ऐड हो जाएंगे, तो साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस चीज़ पे परफॉर्मेंस डिस्कशंस भी हो सकते हैं। तो अगर आप एक जूनियर डेवलपर हैं तो ये वाला जो आपके एरियाज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपके स्ट्रांग होने चाहिए। तो जैसे कि प्लीज़ डू एन एक्सरसाइज कि जब आप एक प्रोजेक्ट का कंपोनेंट या आर्किटेक्चर बनाएंगे तो आप कैसे उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। आपके पेजेस का फोल्डर होगा, राउटिंग का होगा, आपकी कॉन्फ़िग्स अलग होंगी, आपके कंपोनेंट्स अलग होंगे। और ये भी हो सकता है कि वो आपसे ये डिस्कस करें कि लेट्स सिट एंड टॉक अबाउट कि ये जो आपने बोला है कि ये एपीआई से डेटा आएगा, तो लेट्स सिट एंड जस्ट डिस्कस कि वो फ्रंट एंड और बैक एंड में कैसे दिखेगा, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। ठीक है। अगर अब आप सीनियर डेवलपर हैं तो आपसे तो बहुत कुछ पूछा जाएगा, तो वहाँ पे कोई एंड नहीं होने वाला है। जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बता देती हूँ कि मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे ऐसे सिस्टम डिज़ाइन में, तो मुझसे डेफिनेटली ये सारा तो था ही। उसके बाद ये था कि एक्सेसिबिलिटी, फॉर एग्जांपल ये वाला जो हमारा डिज़ाइन है, इसमें क्या क्या आप एक्सेसिबिलिटी इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस हैं तो उन इमेजेस की आप एक्सेसिबिलिटी कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। मोबाइल पे अगर हम ये एप्लीकेशन को चेक कर रहे हैं तो उस पर कौन से एक्सेसिबिलिटी आप अप्लाई करेंगे। तो एक्सेसिबिलिटी पे मुझसे बहुत डिस्कशन हुआ था पहली चीज़। तो मैं इसके आंसर्स भी बता देती हूँ कि आपके लिए ईजी हो जाए। तो मैंने यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी के लिए ये बोला था कि सबसे पहले है सेमेंटिक कोड। हम सेमेंटिक कोड यूज़ करेंगे। जहाँ जहाँ पे हमारी इमेजेस हैं हमें देखना होगा कि उस पर ऑल टैग्स हमारे जो लिखे हुए हैं दे आर मेकिंग सेंस। बट अगर उन इमेजेस के साथ ऑलरेडी टेक्स्ट है जो कि सेम चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है तो हम वो स्किप कर सकते हैं। कलर कॉन्ट्रास्ट की मैंने बात की थी, हमें कलर कॉन्ट्रास्ट चेक करना होगा, हमें कीबोर्ड नेविगेशन का सपोर्ट रखना होगा, एंड इफ़ पॉसिबल हम यूज़र फोकस ग्रुप से अपनी स्क्रीन रीडर टेस्टिंग भी करवाना चाहिए। मैंने यहाँ पे ये बोला था कि ये जो प्रोजेक्ट्स है इस पर हमने यहाँ पे मोर का बटन ऐड कर रखा है। इंस्टेड ऑफ मोर इट वुड बी हाँ, मैंने कहा था यहाँ पे मोर है, लेकिन इट वुड बी बेटर कि अगर हम यहाँ पे नंबर्स दे सकें कि कितने और प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं यहाँ पे।
सो दैट जो यूज़र्स हैं वो जो कि स्क्रीन नहीं देख रहे हैं और स्क्रीन रीडर यूज़ कर रहे हैं उनको एक आइडिया हो जाए कि कितने ज़्यादा और प्रोजेक्ट्स हैं। प्लस ये यूज़र एक्सपीरियंस के लिए भी अच्छा है। और अगर हम सेम पेज पे ही लोड करने वाले हैं तो सेम पेज पे लोड करने के लिए हमें अनाउंस करना होगा कि नया रिजल्ट आ गया, तो उसके लिए हमें आर्या टैग्स भी यूज़ करने पड़ सकते हैं। तो ये कर ऐसे मैंने उनको बेस्ड ऑन द डिज़ाइन बेसिकली मैंने उनको काफ़ी ऐसे अपडेट दिए थे। मोबाइल के लिए मैंने बोला था कि पेज पे कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें एक तो नेविगेशन, ये जो हमारा पूरा हेडर है उसको हमें एज अ फ्लाई आउट नेविगेशन रखना होगा। अगर यूज़र स्क्रीन से नीचे आ जाते हैं गो टू टॉप या मूव टू टॉप का बटन ऐड करना होगा। हमारे जो क्लिक एरियाज़ हैं हमें मेक श्योर करना होगा, क्योंकि हम मोबाइल यूज़र जो होते हैं वो थम्स यूज़ करते हैं टैप करने के लिए, तो एज़ पर द गाइडलाइंस AA वो होना चाहिए। प्लस मैंने यहाँ पे ये कहा था कि इनके जो डिटेल्स पेज हैं आई डोंट नो वो कैसे होने वाले हैं, बट अगर डिटेल पेज पे हमारा हेडर बार बार रिपीट होने वाला है तो वहाँ पे हमें स्किप टू मेन कंटेंट वाला लिंक भी, एक फीचर भी ऐड करना होगा। ये मैंने डेस्कटॉप के लिए कहा था। और इस तरीके से मैंने मोबाइल के लिए भी उनको 4-5 हमने ये अप्रोचेस डिस्कस की थी एक्सेसिबिलिटी की। तो एक्सेसिबिलिटी पहला था। उसके बाद जो दूसरा आया था वो था PR प्रोसेस, कि आप PR प्रोसेस कैसे रखेंगे इसके लिए। तो उसके लिए मैंने बोला था कि आई विल बी हैविंग डेव, जो हमारी डेव ब्रांच होगी, हमारी एक स्टेज ब्रांच होगी और एक मेन ब्रांच होगी। डेव पे हम सब डेवलपर्स अपनी डेवलपमेंट करेंगे। जब हमने PR रेस कर दी है हमारे प्री कमिट हुक्स रन होंगे, हमारे जो पाइपलाइंस हैं उनमें वो रन होगा। जब वो पास हो जाएगा वो हमारे स्टेजिंग पे जाएगा। प्रोडक्ट ओनर उसको रिव्यू कर सकते हैं, अगर QA है तो QA टीम करेगी, एंड वंस दे आर हैप्पी देन दे कैन गो हैड एंड रिलीज टू द मेन। इफ़ यू वांट कि हम फीचर फ्लैग्स भी रख सकते हैं। इस PR प्रोसेस पे काफ़ी डिस्कशन हुआ था, एंड स्पेशली कि हमारा ये जो CI/CD है इसमें क्या होगा। PR प्रोसेस पे जो मेन डिस्कशन था वो ये था कि हम नंबर ऑफ़ ब्रांचेस रखेंगे या नंबर ऑफ़ रेपोज रखेंगे। अब क्योंकि आप सीनियर डेवलपर हैं तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आपको कॉस्ट भी सेव करनी है। तो मेरे लिए मैंने आंसर दिया था कि इफ़ यू विल हैव मोर रेपोज तो कॉस्ट बढ़ेगी, मेंटेनेंस बढ़ेगी। तो बेटर है कि एक ही रेपो में हम डिफरेंट ब्रांचेस रख लें। डेव की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपर की, स्टेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी QA या प्रोडक्ट ओनर की, एंड जो मेन है वो हमारे प्रोडक्ट ओनर या QA जो भी उसे अप्रूव करे वो टेक केयर कर लेंगे। एंड वहाँ पे हमारी मैनुअल बिल्ड हुआ करेगी। समवन हैज़ टू गो एंड डू द मैनुअल बिल्ड। सो दे वर फाइन, दे वर एक्चुअली हैप्पी कि मैंने कॉस्ट की बात की, क्योंकि काफ़ी डेवलपर्स कॉस्ट को कंसिडर ही नहीं करते। सो दे वर वेरी हैप्पी। फिर नेक्स्ट डिस्कशन था CI/CD पे, कि CI/CD में आप कैसे क्या क्या करेंगे। तो ऑब्वियसली क्योंकि आप कंपनी नहीं जानते हो कि कंपनी क्या यूज़ करने वाली है, तो आप अपने एक्सपीरियंस से बोलते हो। तो मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से बोला था कि विच जेंकिन्स यूज़ करना है, गिटहब एक्शंस यूज़ करना है, या कोई इंटरनल आपका CI/CD का टूल है, एनीथिंग इज़ बेटर, एनीथिंग इज़ फाइन, बट CI/CD होना चाहिए। तो फॉलोअप क्वेश्चन वॉज कि आप उसमें क्या क्या टेस्ट करेंगे। तो मेरा उस पर आंसर था टेस्ट केसेस। हमारे सारे टेस्ट केसेस होने चाहिए, हमारे ES लिंटर्स फॉर्मेटर्स होने चाहिए उस पर, विच इज़ अ मस्ट। उसके बाद मैंने जो एक एक्स्ट्रा बोला था वो ये भी बोला था कि लाइट हाउस होना चाहिए। तो फिर लाइट हाउस पे काफ़ी डिस्कशन हुआ था कि वाई लाइट हाउस, क्या हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि लाइट हाउस अगर हो गया है तो एवरीथिंग इज़ गुड। तो उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ था। फिर एक और क्वेश्चन था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो था कि कोड क्वालिटी आप कैसे कंसिडर करोगे। तो जो ये PR प्रोसेस की बात हुई, CI/CD की हुई, तो इसमें ये भी आया कि एज अ फ्रंट एंड लीड आप PR की क्वालिटी प्लस कोड क्वालिटी कैसे मेजर करते हो। तो अब हर कंपनी का अपना एक PR रिव्यू प्रोसेस होता है। आई हैव माई ओन। तो मैंने अपना वाला डिस्कस किया था कि हमारी टेम्पलेट्स होती हैं PR की, टेस्ट केसेस के स्नैपशॉट्स होने चाहिए, रिकॉर्डिंग होनी चाहिए कि वो जो इशू है या फीचर है वो कैसे रन कर रहा है, या उसके स्क्रीनशॉट्स होने चाहिए। फिर दे आर लॉट ऑफ टूल्स अवेलेबल जिन पे आप कोड क्वालिटी गेट्स लगा सकते हैं जो कि हाईलाइट करेंगे कोड स्मेल हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो आई डिस्कस अ लॉट ऑन दैट। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एक सीनियर डेवलपर हैं या एक लीड हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, इन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आया था इंफ्रा पे, सर्वरलेस और नॉन सर्वरलेस। एक्चुअली उन्होंने ये नहीं बोला था सर्वरलेस और नॉन सर्वरलेस। क्वेश्चन आएगा कि हाउ यू आर गोना डिप्लॉय दिस, एंड देन दे आर गोना आस्क यू द इंफ्रा, that which way you will go,
एंड देन आपको बताना होगा कि आप क्या करने वाले हो। अब जैसे ये वाला जो एग्जांपल है, ऑब्वियसली ये हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन है, एक वेब पेज देख के मैं नहीं बता सकती कि हम क्या यूज़ करने वाले हैं। तो मेरा इस पे आंसर था कि अभी मुझे ये स्टैटिक दिख रहा है, ये पूरा पेज अभी स्टैटिक है, तो आई डोंट नो कि बाकी रिक्वायरमेंट कैसे होने वाली हैं। तो अगर ये स्टैटिक है तो सिंपली हमारा जो बंडल बनेगा उसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं S3 पे या जो भी आप क्लाउड सर्विस यूज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन फिर आता है फॉलोअप कि आप इस पे सर्वरलेस क्यों नहीं यूज़ करें। द रीज़न ऑफ नॉट यूजिंग सर्वरलेस, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि कितना ट्रैफिक होने वाला है। दो सर्वरलेस इज़ अ वेरी गुड वे टू गो, बट यहाँ पे अभी मुझे पता नहीं है कि हमारा कितना ट्रैफिक होने वाला है, क्योंकि सर्वरलेस एक टाइम के बाद उसकी जो लिमिट होती है उसके बाद उसका पेड हो जाते हैं हिट्स। सो बेसिकली मेरा थोड़ा सा यहाँ पे, मैंने इंफ्रा का जब डिस्कस किया था तो मैंने यही बोल दिया था कि यार अभी तो मुझे रिक्वायरमेंट्स दिख रहा है कि ये स्टैटिक पेज है, तो सर्वरलेस ना करके मैं इसे स्टैटिक S3 वगैरह पे डिप्लॉय कर दूंगी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट डेफिनेटली यहाँ पे हम बहुत बात कर सकते हैं, हम डॉकर की बात कर सकते हैं, हम EC2 की बात कर सकते हैं, हम सर्वरलेस की बात कर सकते हैं। देयर आर सो मैनी एरियाज वेयर वी कैन एक्सप्लोर दिस, एंड ये जो एक एरिया है यहाँ पे सबसे ज़्यादा एज अ सीनियर डेवलपर आपको एक्सप्लोर डिस्कस करना होगा। मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग, अगेन आप मॉनिटर कैसे करते हैं, आप लॉग कैसे करते हैं, आपके अगर रन टाइम पे इश्यूज़ आ रहे प्रॉड पे अगर इश्यूज़ आ रहे हैं वो कैसे पता चल रहे हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं जो आपको देखने होंगे और आपको वो डिस्कस करना होगा। तो ये सीनियर डेवलपर्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट एरिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस SEO पे भी डिस्कशन हुआ था, स्टाइलिंग पे भी डिस्कशन हुआ था कि आप SEO कैसे करेंगे, क्या इसमें SEO रिक्वायर्ड है, अगर आपको SEO करना पड़ा तो व्हाट आर द थिंग्स आई हैव टू कंसीडर। स्टाइलिंग में मैं क्या प्रेफर करूँगी, CSS, SAS, कोई डिज़ाइन सिस्टम या टेलविंड, अपने मेरे ओपिनियंस क्या हैं उस पर। तो ये आपको भी अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस के साथ जाना होगा। एंड प्लीज़ इसमें कोई सही गलत नहीं होता, आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे होता है। जैसे कि अब इसी वेब पेज की मैं बात करूँ, अगर मैं स्टाइलिंग के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो डेफिनेटली आई वुड से दैट CSS इज़ गुड, बट CSS में प्रॉब्लम क्या आती है, मुझे नेमिंग कन्वेंशन भी देखनी है, वहाँ पे मॉड्यूल्स नहीं क्रिएट हो पाते हैं। तो उससे बेटर है कि मैं SAS यूज़ कर लूँ, एटलीस्ट मुझे डिफरेंट फाइल्स मिल जाएंगी। बहुत सारे फीचर्स हैं जो SAS में हैं जो अभी भी CSS में सपोर्टेड नहीं है। सो आई कैन हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ SAS एंड CSS। बट हैविंग सेड दैट, अगर हम एक डिज़ाइन सिस्टम बना लेंगे तो वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हम रीयूजेबल कर पाएंगे काफ़ी कंपोनेंट्स, हमारी डिज़ाइनिंग लेयर एकदम सेपरेट हो जाएगी और हमारा जो प्रोजेक्ट का कोड है वो सेपरेट हो जाएगा। अगर हम डिज़ाइन सिस्टम नहीं यूज़ करना और हमें SAS भी यूज़ नहीं करनी, CSS भी यूज़ नहीं करनी, देन वी कैन यूज़ टेलविंड और बूटस्ट्रैप काइंड ऑफ थिंग। उसमें बेनिफिट ये रहेगा कि हमको कुछ मेंटेन नहीं करना है, क्लासेस आती हैं हमें सीधा वो क्लासेस यूज़ करनी है। बट उसका कॉन्स ये होगा कि हम एक एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी लाइब्रेरी पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो आपको सारे ऑप्शंस डिस्कस करने होंगे और उनके प्रोज एंड कॉन्स बताने होंगे, सो दैट अगर उनका कोई फॉलोअप क्वेश्चन है तो वो बोलें। अब जैसे कि डिज़ाइन सिस्टम पे जब मैंने उनको रिकमेंड किया है डिज़ाइन सिस्टम, तो मैंने एक टर्म यूज़ की है, हम रीयूजेबल कर सकें। रीयूजेबिलिटी हर कंपनी को पसंद है और एज अ सीनियर डेवलपर और आर्किटेक्ट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट अगेन एक वेब पेज से मैं फाइनलाइज नहीं कर पाऊँगी इतनी ईजिली, तो मुझे और रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी। तो एज अ सीनियर डेवलपर आपसे ये भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको इनमें डेप्थ में जाना होगा। यू नेवर नो कि वो कहाँ पे क्या आपसे डिस्कस कर लें। लेकिन अगर आप एक जूनियर डेवलपर हैं तो आपसे ये वाला जो एरिया है आपका, कि आपका फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे होगा, आपका कंपोनेंट ब्रेक कैसे करेंगे आप, आपका बैक एंड फ्रंट एंड की कम्युनिकेशन कैसे होगा, डेटा फ्लो कैसे होगा, उस पर ज़्यादा डिस्कशन होगा। तो आपका फोकस उस पर होना चाहिए। अगर आप देखोगे तो अभी 3 वीडियोस मैंने बनाई हैं और अभी तक मैंने कोई लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क का नाम नहीं लिया है। द रीज़न इज़ सिस्टम डिज़ाइन इज़ नॉट अबाउट कि आप कौन सी लाइब्रेरी, कौन सा फ्रेमवर्क या कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेंगे। सिस्टम डिज़ाइन इज़ अबाउट कि आपको एक प्रॉब्लम मिली है, आप उसका सोल्यूशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि स्टार्टिंग में शायद कोई पूछ ले कि कौन सा टेक स्टैक आप यूज़ करोगे, शायद नहीं, तो आपको वेट करना होगा। अब जैसे कि ये सब कुछ हो चुका है, तो अगर मुझसे आगे से पूछा जाएगा कि आप कौन सा यूज़ करोगे, विच टेक स्टैक यू आर गोना यूज़, देन आई कैन से ओके द टेक स्टैक आई एम गोना यूज़ हियर इज़
क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एसईओ पूरा हम यूज़ नहीं करने वाले हैं, एसईओ सिर्फ कुछ कुछ जगह पे पेजेस पे यूज़ होगा, तो आई कैन गो अहेड विद React.js रेदर देन Next.js। अब क्यों Next.js नहीं? द रीज़न इज़ येस, Next.js इज़ वेरी गुड, उसमें बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाती हैं, लेकिन अभी मुझे सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कुछ पेजेस पे चाहिए। तो मुझे वो जो पार्शियल हाइड्रेशन करनी है वो मैं React.js में ईजिली कर दूँगी, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कर सकती हूँ, जो कि बाकी सारे जो सपोर्ट है वो React.js में तो ऑलरेडी है ही। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने एसईओ को पिक करके अपना केस बनाया है कि क्यों मैं React.js कर रही हूँ, क्यों नहीं मैं Next.js कर रही। लेकिन इसी के अलावा अगर यहाँ पे कोई एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसमें फुल फ्लैज एसईओ चाहिए होता तो मैं डेफिनेटली बोलती आई कैन गो विद Next.js बिकॉज ऑफ सर्वर साइड रेंडरिंग, जिसमें आउट ऑफ द बॉक्स है। बट अभी मुझे सिर्फ पार्शियल चाहिए, तो मैं React.js से स्टार्ट कर लूँगी। फिर ये हो गया मेरा React.js। इसके साथ टेस्टिंग के लिए आई विल यूज़ React टेस्टिंग लाइब्रेरी प्लस जस्ट, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आता है। एंड टू एंड के लिए मैं साइप्रस यूज़ करूँगी एंड टू एंड टेस्टिंग के लिए। उसके बाद मेरी CI/CD के लिए Jenkins, GitHub Actions, whichever is required, I will go ahead with that. For styling, I would prefer to use Sass, और if required अगर हमारा not like this, अगर डिज़ाइन सिस्टम है तो I will go with डिज़ाइन सिस्टम, otherwise I will go with Sass, and if we are fine with the taking one more dependency third party, I would go with Tailwind. सो मेरा React.js हो गया, मेरा CSS हो गया, मेरी टेस्टिंग कवर हो गई है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे अगर मोबाइल वगैरह का मोबाइल का हम बात करें, अगर हमारा API हमारा UI चेंज होता है और हमें लगता है कि मोबाइल पर पूरे का पूरा API का डेटा हमें डंप नहीं करना है, हमें सिर्फ स्पेसिफिक वही डेटा चाहिए जो हम यूज़ करने वाले हैं अपने API से, देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई विल यूज़ GraphQL। ओके, इसके अलावा इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस पर मैंने स्टार इसलिए लगाया क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि सिचुएशन क्या है। एंड देन द क्वेश्चन विल कम कि हाउ यू विल डू द स्टेट मैनेजमेंट, कि यहाँ पे अगर आपको स्टेट मैनेजमेंट करनी हो तो आप कैसे करेंगे। तो आप सीधा जंप मत करिएगा कि रीडक्स या कॉन्टेक्स्ट, नहीं। माई क्वेश्चन वुड बी दैट, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या करनी है, स्टेट मैनेजमेंट होना क्या है। तो आपको पहले पूछना होगा हम क्या स्टेट मैनेजमेंट देख रहे हैं यहाँ पे। इज देयर स्पेसिफिक थिंग वी आर लुकिंग फॉर द स्टेट मैनेजमेंट? इफ़ यू गेट द आंसर दैट्स गुड, अदरवाइज आई वुड से इन दिस केस मैं कॉन्टेक्स्ट यूज़ करूँगी, कॉन्टेक्स्ट API या हुक, और मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यूज़ रिड्यूसर का पैटर्न यूज़ कर सकती हूँ। तो उससे क्या होगा, मुझे अपना जो पूरा मेरा प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर है वो बहुत ही क्लीन हो जाएगा कि यूज़ रिड्यूसर का पैटर्न है, मेरे पास रिड्यूसर्स होंगे, मेरा स्टेट मैनेजमेंट का बहुत क्लियर होगा, और हम कोई थर्ड पार्टी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी यूज़ नहीं कर रहे हैं। जब आप ये वाला ऑप्शन देंगे तो डेफिनेटली आपसे डिस्कशन होगा रीडक्स वर्सेस कॉन्टेक्स्ट API। सो यू हैव टू बी रेडी विद योर आंसर्स। मेरा यहाँ पे अभी जो मैं जो अपने रीजंस दे रही हूँ वो ये है, पहली चीज़ कि यहाँ पे स्टेट का तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, बट इफ़ आई हैव टू डू सम स्टेट मैनेजमेंट, definitely I will start with context API, and the moment I see that they are more complex state management is coming, I will go ahead with the use reducer, because use reducer भी आपको सेम toolkit Redux toolkit जैसा एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर ही देता है। बट डेफिनेटली अगर ये एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनानी होगी स्केल पे, आई विल मूव टूवर्ड्स द Redux toolkit। तो इस तरीके से मैं अपना टेक्स्ट चेक शेयर करूँगी उनके साथ। अगर आप एक बार दोबारा से देखेंगे तो React.js टेस्टिंग का बात करी मैंने, CI/CD की बात करी मैंने, स्टाइलिंग की बात की, फिर मैंने API के लिए अगर हम GraphQL इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो है, स्टेट मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट API यूज़ रिड्यूसर ऐड कर दिया गया है। तो इस तरीके से आपको ये डिस्कशन करना होगा। अब थोड़ा सा टाइम इस पर स्पेंड करते हैं कि अगर आपको ये वाला डिस्कशन करना है कि कंपोनेंट्स और API कम्युनिकेशन का, तो वो आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ये कंपोनेंट है प्रोजेक्ट्स, तो आप बोल सकते हैं कि मेरा एक कंपोनेंट होगा प्रोजेक्ट्स, ये रिस्पॉन्सिबल होगा व्यू क्रिएट करने के लिए। सो ये होगा हमारा एक्चुअली प्रोजेक्ट्स लिस्ट, और इसके ऊपर होगा प्रोजेक्ट्स जो इस कंपोनेंट को, लिस्टिंग कंपोनेंट को यूज़ करेगा।
तो ये हो गया हमारा एक व्यू वाला कंपोनेंट। अब एक हमारा अलग से हुक क्रिएट होगा जिसका काम होगा एपीआई रिक्वेस्ट करना, एंड पॉइंट को रिक्वेस्ट करना, और इस हुक को हम अपने प्रोजेक्ट लेवल पे यूज़ करेंगे। जब इसका डेटा आ जाएगा वो हम इसमें पास कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी जो स्टेट है उसको लिफ्ट अप कर रहे हैं। रेदर देन यूजिंग इन प्रोजेक्ट लिस्ट व्यू, हम अपने प्रोजेक्ट्स के कंपोनेंट से में हुक को यूज़ कर रहे हैं। उससे जो डेटा आया उसको हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। वंस दिस इज़ डन, हमारा पूरा प्रोजेक्ट आ गया। और ये वाला जो होगा, अब इस पर वो डिस्कस कर सकते हैं कि आप इसमें क्या यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे फेच यूज़ करेंगे, आप यहाँ पे एक्सयूज यूज़ करेंगे। ये अब आपको अगेन दिस इज़ अ डिस्कशन कि आप क्या यूज़ करें। इनफैक्ट यहाँ पे ये भी डिस्कशन हो सकता है कि आप क्या इसको करने के लिए आप 10 स्टैक यूज़ करेंगे, तो वो भी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जैसे जैसे आप और डेप्थ में जाते रहेंगे वैसे वैसे आपके पास क्वेश्चंस आते रहेंगे, ठीक है। अब ये जब एपीआई रिक्वेस्ट हो रही है, इसमें आप और भी कर सकते हैं कि हम अब ये जो आप हुक क्रिएट करेंगे, अब इस पर भी आ सकता है कि हम यूआरएल यहाँ से पास करेंगे। अब वो यूआरएल कहाँ से आएगा, तो आप फिर से आप एक फ़ाइल बना सकते हैं। यहाँ पे इट्स अ फाइल नॉट अ कंपोनेंट, कि हमारी एक कॉन्फ़िग या कॉन्फ़िग फाइल होगी, उसके अंदर हमारा यूआरएल्स होंगे। वो जो यूआरएल्स होंगे वो यहाँ पे ये वाली जो कॉन्फ़िग है वो हम इस कंपोनेंट में इंपोर्ट करेंगे। वो यूआरएल यहाँ पे पास होगा और वहाँ से हमारे हुक के पास जाएगा। तो इस तरीके से आप ये ऐसे पूरा अपना कंपोनेंट को कर सकते हैं। आप और ज़्यादा डिटेल में लिख सकते हैं, अगर आप जितना कंफर्टेबल होंगे इस वाइट बोर्डिंग टूल से आप उतना बेटर लिख सकते हैं। बट दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू इट, कि आप अपने कंपोनेंट्स को ब्रेक कर रहे हैं, आप उनका पूरा फ्लो बता रहे हैं कि वो कैसे कैसे फ्लो होगा। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। एंड अगेन थैंक यू सो मच, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए हैं। प्लीज़ लेट मी नो नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ मैं। मेरे पास कुछ टॉपिक्स हैं बट मैं आपके सजेशंस का भी वेट करूँगी। सो कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।